हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं सीयूईटी 2024। जो हमारा सीयूईटी 2024 होने वाला है उसके डोमेन में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, कॉमर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स के पूरे डिटेल सिलेबस को समझेंगे, कैसे पढ़ना है उसको, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग कोड है आपका 0301। जो सिलेबस आपका है उस सिलेबस का हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। आइए देखते हैं सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है। सिलेबस से पहले थोड़ा सा एक इसका बैकग्राउंड और मैं आपको दे दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे जो नोट लिखा हुआ है, नोट पे आप जरा ध्यान दीजिएगा। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। भाई 50 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं पेपर में, उसमें से कोई भी 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इट मींस हमारे पास 10 क्वेश्चन का मार्जिन होता है टू लीव। ठीक है ना। आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। मतलब जब आप एक क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करते हैं तो 5 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आप गलत करते हैं किसी क्वेश्चन को तो -1। इस तरीके से सही में आपको +5, और अगर आपका आंसर गलत है देन नेगेटिव -1 जो आपको है मार्क्स मिलते हैं। इट मींस दैट कि अगर आप 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं अकाउंट्स में, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, देख के समझ में आ रहा होगा आपको, मल्टीप्लाई बाय 5, मैक्सिमम मार्क जो एक बच्चा सिक्योर कर सकता है दैट इज 200 मार्क्स। तो कुल मिला के 200 मार्क्स का आपका अकाउंट्स का पेपर बनता है। आइए अब जरा यूनिट दर यूनिट समझने की कोशिश करते हैं कि एक एक यूनिट में क्या दिया गया है, क्या हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अकाउंट्स में, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे लिए नया रहेगा। तो सबसे पहला ही यूनिट जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग एनपीओ भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में प्यार से एनपीओ बोला जाता है। सीबीएसई के बच्चे इसे क्लास 12th में अब नहीं पढ़ते हैं, ये कुछ समय पहले ही सिलेबस से आउट हो चुका है, सिलेबस से बाहर हो चुका है। तो ये एक ऐसा टॉपिक होगा जो सीबीएसई के बच्चों के लिए थोड़ा सा नया रहेगा। इसमें बेसिकली पढ़ना क्या है, थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग एंड एग्जाम्पल होते क्या है, ये किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में समझे। उससे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, किस तरीके से फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है, व्हाट इज नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जैसे कि 11th क्लास में आपने जब एक सोल प्रोपराइटर की अकाउंटिंग सीखी थी, वहां पे आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट सीखते थे। उसी तरीके से एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा और उसके साथ साथ बैलेंस शीट बनेगी। किस तरीके से बनेगी ये आपका यहाँ पे सिलेबस रहेगा। ठीक है ना। तो ये तो हुआ आपका यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 के बाद अगर मैं बात करूं आपसे यूनिट नंबर 2 की, यूनिट नंबर 2 अगर आप देखोगे तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी। बिकॉज जब आप देखोगे ध्यान से तो आपको देखने को मिलेगा यूनिट नंबर 2 से आपका स्टार्ट होता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। सभी बच्चे जो क्लास 12th के बाद अब सीयूटी अपीयर कर रहे हैं, वो सब बच्चे पार्टनरशिप पढ़ के आए हैं, दे नो पार्टनरशिप वेरी वेल। फिर भी एक बार समझ लेते हैं क्या क्या है इसमें। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, मीनिंग इंपॉर्टेंस, फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप के क्या क्या बनेंगे, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। उसके अलावा हम बात करें यूनिट नंबर 3 जो हमारे यहाँ पे आने वाली है, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन, अब इस रिकॉन्स्टिट्यूशन में ही इन्होंने पहला तो लिख दिया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो बच्चे क्लास 12th पढ़ के आए उन्हें पता होना चाहिए, पूरा चैप्टर आपने पढ़ रखा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो।
भैया अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में, गुडविल के बारे में, गुडविल के कैलकुलेशन अगर आपको ध्यान हो, आप लोगों ने पढ़ रखा है ये, फैक्टर अफेक्टिंग मेथड ऑफ वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब यहाँ पे एक नई चीज देखने को मिल रही है आपको, मल्टीप्लायर, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की। इसके अलावा आपका आएगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, एडमिशन के इफेक्ट क्या होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो नए रेशियो चेंज होते हैं, देयर आर सर्टन सर्कमस्टेंसेस, किस तरीके से भाई नया पार्टनर आ रहा है, उसके पुराने पार्टनर्स जो हैं वो किस तरीके से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो सब चीजें यहाँ पे डिस्कस होंगी। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो आप क्लास 12 में पढ़ चुके हो, आपको पता होना चाहिए। कैपिटल एडजस्ट होता है, कई बार नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स के हिसाब से अपने कैपिटल को एडजस्ट करता है, कई बार पुराने पार्टनर नए पार्टनर के हिसाब से अपने कैपिटल को रीएडजस्ट करते हैं। कैश अकाउंट से या करंट अकाउंट से उसका ट्रीटमेंट होता है, ये भी आप सब लोग पढ़ के आए हैं। देन लास्ट इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स, ये सब चीजें ऑब्वियस सी बात है क्लास 12 का बच्चा पढ़ के आया है। देन हम बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब फर्म डिसॉल्व होता है बेटा, मीनिंग एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, रिलेटेड अकाउंट्स, दैट इज यहाँ पे भी एक्सक्लूड कर दिया गया है पीसीएमएल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इन टॉपिक्स को यहाँ से हटा दिया गया है। अगेन वही सारी चीजें हैं जो क्लास 12 में आप पढ़ के आए, मतलब कुल मिला के पार्टनरशिप वाला पोर्शन वो है जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो क्लास 12 से, तो देर इज नथिंग न्यू फॉर यू। हाँ, अब जो एनपीओ था वो आपके लिए थोड़ा नया रहेगा, वो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जब आप अगली यूनिट पे आते हो, अगेन अ बिग स्माइल, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे भी देखिए आप, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर्स कैपिटल, भाई ये पोर्शन भी आप लोग बहुत सारा पढ़ के आए हो। जैसे शेयर कैपिटल क्या होता है, मीनिंग एंड नेचर एंड टाइप्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इश्यू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, पार पे कैसे इशू किए जाते हैं, प्रीमियम पे, एट डिस्काउंट। आप सब लोगों को पता है कि सर शेयर तो डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, फ्रेश इशू नहीं होता है, बट डिवेंचर्स इशू हो सकते हैं, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कंसिडरेशन, जब हम परचेज कंसिडरेशन करते हैं, भाई किसी से असेट परचेस करते हैं, किसी वेंडर से, या किसी का चलता हुआ कंपनी एक्वायर करते हैं, पूरा का पूरा बिजनेस एक्वायर करते हैं, तो किस तरीके से शेयर्स के रूप में या डिवेंचर्स के रूप में आप पेमेंट कर सकते हो, ये पढ़ना है हमें। देन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफीट किए जाते हैं, अगर कोई शेयर होल्डर एरियर करता है तो कंपनी के पास पूरा पूरा पावर है कि वो उसके शेयर्स को फॉरफीट कर ले, फॉरफीट मतलब कि जब्त कर ले, वो वाली चीजें। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, री इश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाया जाएगा, शेयर इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी वेयर डिवेंचर्स आर पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग दैट इज डेट, तो उसको किस तरीके से शो किया जाएगा, ये सारी चीजें अगेन क्लास 12 में आप पढ़ के आए हैं। देन उसके बाद इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये भी हमारा चैप्टर था, सीबीएसई वाले बच्चों से बोल रहा हूं मैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अगेन ये सारी चीजें हमारी ऑलरेडी पढ़ी हुई है। इन सब चीजों के अलावा अगर हमें आगे बढ़ो थोड़ा सा, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज होगी आपके लिए बेटा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। सीबीएसई ने रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ये टॉपिक हटा दिया था, अगर आपको ध्यान हो अच्छे से, तो ये टॉपिक आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा है। अभी जो करंट ईयर का जो बैच है उन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, बट हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अगेन दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। देन आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सिंकिंग फंड, भाई रिडम्पशन का मतलब क्या है, डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करना है। किस तरीके से, भाई कंपनी के पास भी तो पैसा होना चाहिए वापस करने के लिए, तो किस तरीके से वो पैसा इकट्ठा किया जा सकता है,
फ्रेश इशू से नए शेयर्स और डिवेंचर इशू करते हैं और पुराने वाले डिवेंचर्स को रिडीम किया जाता है। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सर इतने सालों में जो भी प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने, उस प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया जाए और साथ ही साथ भैया डिबेंचर्स को रिडीम किया जाए। सिंकिंग फंड, एक फंड बनाया जाता है, सिंकिंग फंड बनाया जाता है। उस फंड का मतलब ही ये होता है, फंड इसलिए बनाया गया है कि भाई जब भी रिडम्पशन होगा तो इस फंड में से पैसा चैनलाइज करके हम डिबेंचर्स को रिडीम कर देंगे। तो ये दो टॉपिक अगेन आप लोगों के लिए नए रहेंगे जो क्लास 12 सीबीएसई बैकग्राउंड से अब सीयूईटी में अपीयर करने वाले हैं बच्चे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मतलब अब तक आपको देखने को मिला होगा कि दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपने क्लास 12 में अभी तक नहीं पढ़े थे। अब आगे की बात करते हैं। अब एक तो आपका क्या था, एनपीओ था, और दूसरा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये दो टॉपिक आपके लिए नए हैं जो आपने अभी नहीं पढ़े हैं। आगे बात करता हूं बेटा मैं, आगे क्या क्या है आइए समझिएगा। आगे आपको देखने को मिलेगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आगे लिख देता हूं ऑफ अ कंपनी। ये जो एनालिसिस करने वाले हैं हम कंपनी का ही करने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाइट ऑब्वियस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, प्रिपरेशन ऑफ सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, ठीक है ना। शेड्यूल 3 आप पढ़ के आए सब लोग। शेड्यूल 3 पार्ट ए पार्ट बी, एक में आपका दिया हुआ है बैलेंस शीट, एक में आपका दिया है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, उसी को वापस यहाँ पे डिस्कस किया गया है। उसके अलावा मैं बात करूं फाइनेंशियल एनालिसिस में मीनिंग, सिग्निफिकेंस, पर्पस एंड लिमिटेशन, टूल्स आप लोग ने अगेन जो पढ़ा हुआ था, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, बहुत ही सिंपल सी चीज होती है ना। उसके बाद रेशियोज, वही 4 रेशियोज जो क्लास 12 में पढ़े हुए हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, अगेन वही सारी चीजें रिपीट हो रही है। इसीलिए तो क्लास 12 के बाद सीयूईटी देना थोड़ा सा बच्चों के लिए इजी बन जाता है। जिन्होंने क्लास 12 में एक अच्छे से पढ़ाई करी हुई है उनको यहाँ पे सीयूईटी के एग्जाम में ज्यादा कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा हम लोग थोड़ा सा बात करें और यहाँ पे आ जाएगा आपका भाई स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। क्या क्या चीजें सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रिपरेशन एडजस्टमेंट रिलेटेड ऑफ डेप्रिसिएशन, डिविडेंड, टैक्स, सेल्स एंड परचेज ऑफ नॉन करंट असेट, वही सारा का सारा एज पर स्टैंडर्ड आईसीआई, आईसीआई ने जो स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है जी, पढ़ लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। आपको पता होना चाहिए ना AS3 रिवाइज्ड, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, सीबीएसई ने हमें ऑलरेडी पढ़ा रखा है ये टॉपिक, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो यहां तक अगर आप ऑब्जर्व करें ध्यान से बेटा, तो आपकी मैक्सिमम चीजें देखो, पूरा का पूरा पार्टनरशिप है जो आप क्लास 12 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पूरा का पूरा आपका ये है क्या नाम से आपका कंपनी अकाउंट से जो आप पूरा का पूरा पढ़ चुके हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। ये सारी चीजें हो चुकी हैं अपने पास। ओके, अब दो मेजर टॉपिक, पार्टनरशिप आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कंपनी अकाउंट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और दो नए टॉपिक जो आपको पढ़ने होंगे सीयूईटी में, दैट इज नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये तो आपका नया है जो सीयूईटी में आपको फेस करना है। इस सब के अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं, देयर आर समथिंग एल्स जो यहाँ पे सीयूईटी ने आपके अकाउंटिंग में सिलेबस में रखा है, दैट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। एज वी नो इन टुडेज वर्ल्ड मैनुअल अकाउंटिंग तो मतलब अब एक बहुत आउटडेटेड बात हो चुकी है, बहुत पुरानी बात हो चुकी है। एवरीवन इज नाउ इनटू कंप्यूटर्स, उनके पास एक सिस्टम बना हुआ है जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी पूरी अकाउंटिंग करते हैं, तो उसको सिलेबस में डाला गया। उसमें हमें बेसिकली क्या पढ़ना है आइए समझते हैं। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कॉन्सेप्ट्स, फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटराइज, किस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। सेकंड यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, कोडिफिकेशन, हायरार्की ऑफ अकाउंट्स हेड, data entry, data validation, data verification. This is something more related to computers rather comparing to accounting. Accounting आप already पढ़ चुके हो, accounting आप ऑब्वियस ही बात है, कॉमर्स का बच्चा तो अकाउंटिंग तो पढ़ ही रहा है। उसके अलावा कंप्यूटर्स में उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कंप्यूटर्स किस तरीके से इनकॉर्पोरेट होंगे उसमें, वो अपन को यहाँ पे देखना है। उसके अलावा एडजस्टिंग एंट्रीज, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लोजिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज, ये सारी चीजें।
सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, भाई सिक्योरिटी किस तरीके से यहाँ पे मेंटेन की जाएगी, सिक्योरिटी फीचर्स जो अवेलेबल हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिस द एंटायर अकाउंटिंग प्रोसेस यूजिंग अकाउंटिंग पैकेजेस, जो अकाउंटिंग पैकेजेस है उससे किस तरीके से अकाउंटिंग की जा सकती है वो सारा का सारा बच्चों को यहाँ पे आना चाहिए। इसके अलावा हम दो चीजें और देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेटा डीबीएमएस, दैट इज डेटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। भाई एक सिंपल सी बात है, आप अब देखें तो जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो डीबीएमएस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज उनके जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसेस है वो अलग अलग लोकेशन पे हैं, बट वो एक डेटाबेस बनाना चाहते हैं जहां पे पूरी इंफॉर्मेशन फीड हो जाए और जहां जहां लोकेशन पे उनको उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है वहां तक वो पहुंच सके। तो डीबीएमएस के बारे में आपको पढ़ना है, डीबीएमएस के ऑब्जेक्टिव्स, tables, queries, forms of report, creating data tables and accounting using queries form, report generating, report generate कैसे की जाती है यहाँ से, ठीक है ना। भाई आगे की बात करें अपन, इसमें मेजर इंफॉर्मेशन कौन कौन सी, शेयर होल्डर की इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड ऑफ सेल्स एंड रिपोर्ट, कस्टमर्स प्रोफाइल, सप्लायर्स प्रोफाइल, पेरोल एम्प्लॉय प्रोफाइल्स, पेटी कैश रजिस्टर, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा हम बात करें, ये थोड़ा सा पेन इधर उधर चल रहा है, हाँ जी, अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अरे भाई आप सब लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप लोगों ने कभी ना कभी यूज किया है, बट अब उसको अकाउंटिंग में कैसे यूज करना है वो समझना है हमें। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ठीक है, फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इन जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, किस तरीके से एक्सेल को यूज किया जाता है, वहां पे फॉर्मूलेज यूज किए जाते हैं हमारी अकाउंटिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए, पीएनएल बनाने के लिए, प्रिपेयरिंग डेप्रिसिएशन शेड्यूल, लोन रीपेमेंट, पेरोल अकाउंटिंग इन अदर सच कंपनीज, ये सारी चीजें भी हमें यहाँ पे पढ़नी है हमारे सिलेबस में, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ओके, यहाँ पे ही सॉरी, यहाँ पे ही आपका ये जो सिलेबस है वहां पे दी एंड हो रहा है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे मोटे मोटे तौर पे अगर बात करूं, डिस्कशन करूं, जो बच्चे अभी सीयूईटी 2024 में अपीयर होने वाले हैं, फेवरेबल आप लोगों के लिए क्या रहेगा सर, पार्टनरशिप हम पढ़ चुके हैं, ये आपके लिए फेवरेबल रहेगा, ठीक है ना। हम कंपनी अकाउंट पढ़ चुके हैं सर, ये हमारे लिए फेवरेबल है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन सब चीजों को, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है जहां पे हम स्कोर कर सकते हैं। अब किन किन जगहों पे हमें थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है सर, एनपीओ हमारे लिए नया है, ये हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। रिडम्पशन वाला जो पोर्शन है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये हमें अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे हमें मार्क्स सिक्योर करना है। और साथ ही साथ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग सिस्टम, दैट इज CAS, ये हमें पढ़ना है। तो भाई दो टॉपिक जिससे हम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, हमारे लिए फेवरेबल चीज है, और तीन ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे लिए नया है। मैं अब इसके ऊपर एक एक करके वीडियो बनाने वाला हूं, और मैं स्टार्ट भी करूंगा नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि जिन ऑब्वियस ही बात है, पार्टनरशिप बच्चा पढ़ चुका है, कंपनी बच्चा पढ़ चुका है, उसे बहुत अच्छे से आता है, तो उन टॉपिक्स को पहले पकड़ा जाए जिनमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। हम सबसे पहले एनपीयू लेंगे, ठीक है ना, फिर लेटर और हम पार्टनरशिप, देन कंपनी, उसके बाद कंपनी में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और उसके बाद हम आएंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पे। तो एक के बाद एक वीडियोस में आपको ये सारी पूरी जो आपका जो सिलेबस है वो एक एक करके मिलता जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, और कोशिश करेंगे कि आपका सीयूटी 2024 उसमें जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है वो बेहतर से बेहतर तरीके से आप अपने एग्जाम को दे सकें। थैंक यू।